अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि मैनेजरियल फाइनेंस का हमारा एक टॉपिक है। तो ये सीरीज़ बाय सीरीज़ ये आज जो है वो हमारा 12th लेक्चर है, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डिस्कस करेंगे और इसकी बेसिस को पहले देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज को देखेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज को देखेंगे। तो चलिए आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे, कि ये फाइनेंस के सोर्सेज, फाइनेंस को हम बड़े अच्छे से ऑलरेडी डील कर चुके हैं और हम आज सोर्सेज पे डिस्कशन करेंगे। हमारी ये यहाँ पे मैंने एक स्केच बनाया है जिससे आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अबाउट द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम कि फाइनेंस क्या होता है। बेसिकली पैसे को, मनी को फाइनेंस बोलते हैं, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आता है, जो कि हमारे पास जितने भी हमने प्लांट्स लगाने हैं, कोई बिल्डिंग परचेज करनी है तो उसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए हम आप जितने भी डेली रोजमर्रा के जो काम कर रहे होते हैं, डेली ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं, वर्किंग कैपिटल की नीड को फुलफिल करने के लिए हमें जो है वो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें को डिस्कस भी किया है कि जो है वो फाइनेंस क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं व्हाई डू वी नीड फाइनेंस, फाइनेंस हमें ज़रूरी क्यों है। द नंबर वन इज द सेटिंग अप बिजनेस। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस लगाना चाहते हैं, कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, कोई सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं होगा तो आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्टअप नहीं ले सकते आप। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर डे टू डे एक्टिविटीज। अब डेली की एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए भी तो आपको पैसा चाहिए, कुछ आपने पे करना होगा, कहीं से आपने जो है वो इन्वेस्ट करना होगा, किसी को सैलरीज देनी होगी, किसी को वेजेस, कोई डे टू डे जितने भी बिजनेस की एक्टिविटीज उसको कंटिन्यू करने के लिए, तो हमें इसके लिए भी फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। फिर हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें कहीं ज़रूरत पड़ी कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को और बढ़ाएं, हम अपने जो काम को थोड़ा सा और इंक्रीज करें, कोई प्लांट साथ लगा लें, कोई भी साथ प्रोडक्ट नहीं स्टार्ट कर लें, तो उसके लिए जो एक्सपेंशन के लिए भी हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो नंबर थर्ड, ऑन द फोर्थ पॉइंट, रिसर्च न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, हम कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना, उस पर रिसर्च होगी, रिसर्च पे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, उस एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो हमने ये देखनी है कि फाइनेंस हमारे पास कहाँ से आएगा और हम किस तरह से ये मैनेज करते हैं, शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के लिए और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम किस तरह से मैनेज करते हैं। फिर है स्पेशल सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपकी जो सेल्स हैं वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो आप अपनी सेल्स को एनहेंस करने के लिए कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हो, कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन करते हो, बहुत सारी स्ट्रेटजीज आप यूज करते हो, तो उसके लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इन चीज़ों को फुलफिल करने के लिए हमें जो है वो फाइनेंस को जरूरत पड़ती है और हम ये देखेंगे कि हम किन सोर्सेज को यूज करके फाइनेंस को आज इकट्ठा करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे देखें कि हमारे पास, ये मैंने इन डिटेल आपको समझाने की कोशिश की है, ये तीन तरह के हो सकते हैं। एक नंबर वन है सोर्स ऑफ जनरेशन, सोर्सेज ऑफ जनरेशन, कि जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से सोर्सेज हैं। ऑनरशिप, कैपिटल, ऑनरशिप या फिर कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं, और टाइम पीरियड। इन तीन बेसिस पे हमने जो है वो सोर्सेज को डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो अगर ऑन द हैंड हम बात करें सोर्सेज ऑफ जनरेशन, जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्सेज, द सेकंड वन इज एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने बिजनेस में से पैसा किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटरनली आपके पास अपना कैपिटल होगा, आपके पास आपने कुछ पहले से सेविंग करके रखी होगी, रिटेन्ड अर्निंग कुछ होगी आपके पास, अपनी कोई कंपनी का एसेट सेल आउट कर देते हैं आप। ठीक है, तो ये वेज हैं जहां से आप इंटरनली पैसा लेकर आ सकते हैं। नंबर वन, ये मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं। फिर है हमारे पास एक्सटर्नल, एक्सटर्नली हम पैसा किस तरह से लेकर आ सकते हैं। हम इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं, हम बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, हम बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको यूज करके हम जो है वो पैसा यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। तो ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू दैट कि सोर्सेज ऑफ जनरेशन की बेस पे हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और यहाँ से हम जो है वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। फिर है हमारे पास ऑनरशिप या फिर कैपिटल, ऑन कैपिटल। ठीक है, अब ऑनरशिप की अगर बात करें तो हमारे पास एक होता है ऑन कैपिटल और एक होता है बोरोड कैपिटल।
एक पैसा, एक वो चीज़ जो आपके पास अपनी है ज़ाती, और एक वो जो आपने उधार लेनी है किसी से, ऑन क्रेडिट लेनी है। तो ये जो ऑन कैपिटल होगा ये कौन सा होगा, आपकी इक्विटी हो सकती है, आपके जो इक्विटी शेयर इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग आपकी, ये भी इसके अंदर आ जाएगी। जो बोरो करना है वो आपने बैंक से लोन लेना है, ठीक है, वो डिफरेंट सोर्सेज हैं बैंक से लोन लेने के, तो ये उसके अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के से जब आप लोन लेंगे, बैंक से लोन लेंगे, तो ये बोरोड कैपिटल में आपका आ जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप और कैपिटल दो तरह की टाइप्स हैं, एक है ऑन कैपिटल एंड द सेकंड वन इज द बोरोड कैपिटल। क्लियर हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। हम जो आज हमारा डिस्कशन का जो फोकस होगा वो हमारा इस पे होगा, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बेस पे तीन तरह की हमारे पास जो टाइप्स हैं, द नंबर वन इज द शॉर्ट टर्म, द सेकंड इज द मीडियम टर्म एंड द थर्ड इज लॉन्ग टर्म। ठीक है, हम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन जो है वो फंड रेजिंग करते हैं, सोर्सेज हैं हमारे पास मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के पार्ट के अंदर हमारा जो फोकस है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के है, ठीक है, शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और नेक्स्ट में हम लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सेम सेम ही हो जाते हैं, तो हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शॉर्ट टर्म को देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कौन से होते हैं, ये मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए, इसको हम डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक है हमारे पास ट्रेड कैपिटल, नंबर वन इज ट्रेड कैपिटल, फिर अक्रूवल्स, डेफर्ड इनकम, कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट की बहुत सारी टाइप्स हैं आगे, उसमें है लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट ऑफ बिल्स और लेटर ऑफ क्रेडिट। और उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास इंस्टॉलमेंट और कस्टमर एडवांसेस। ये कुछ टाइप्स हैं जो हमने आज डिस्कस करनी है शॉर्ट। इससे पहले हम मूव करने से पहले सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है, शॉर्ट टाइम पीरियड के जो सोर्सेज हैं उस पर मूव करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम का मतलब ये है कि विद इन 1 ईयर लिमिटेड टाइम पीरियड को कवर करने के लिए हम जो है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, मीटिंग डे टू डे फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स, जो डेली बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट्स हैं फाइनेंस की पूरा करने के लिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, मूव करते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ, तो हम यहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं। फिर एनेबल्स फर्म्स टू होल्ड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। ये जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं ये कंपनी को इस काबिल बनाते हैं कि वो कुछ रॉ मटेरियल खरीद सके, अपने पास रख सके, कुछ फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो अपने पास रख सके, उसको बना सके, इतनी प्रोडक्ट हो कि वो बना सके और उसको अपने पास रख सके। और ये काम पैसे से होता है, इसलिए हम शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। गुड्स कैन बी सोल्ड ऑन क्रेडिट, ताकि उधार पे चीज़ें बेची जा सकें, अपने कस्टमर्स बनाए जा सकें, अपने एरिया को एक्सपेंड किया जा सके। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप उधार पे कैसे बेचोगे। ठीक है, तो इसलिए हम जो है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अपने कस्टमर्स को बनाने के लिए उधार पे चीज़ें बेचते हैं, और इसलिए भी हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फंड्स की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट नोटिस। सपोज करें आपको कोई नोटिस मिलता है, आपको कोई एक ऑर्डर मिलता है कि जी हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, इतने दिन के अंदर हमने प्रोडक्ट्स बना के दें। ठीक है, शॉर्ट। अब आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। उस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए आप क्या काम करेंगे कि शॉर्ट नोटिस पे आप फाइनेंसिंग को रेज करेंगे, और वो बेहतरीन जो हल होगा वो हमारा होगा शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जहां से हम पैसे को इकट्ठा करेंगे। तो ये थी हमारी डिस्कशन। अब हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को। अब हम अपने शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले जो हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में डिस्कस करेंगे वो है ट्रेड क्रेडिट। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से हैं। तो नंबर वन इज द ट्रेड क्रेडिट। ये ट्रेड क्रेडिट क्या होता है और इसके एडवांटेजेस और इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। पहले तो इसकी थोड़ी सी हम कहानी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ट्रेड क्रेडिट है क्या। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उधार पे सेल एंड परचेज का काम कर रही है। ठीक है, तो उसका काम ये है कि वो उधार भी लोगों को अपनी सप्लाईज दे देती है, उसके बाद उनसे पैसे कुछ टाइम्स के बाद रिसीव कर लेती है। ठीक है, तो होता क्या है कि कंपनी की ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाती है, उसको उधार पे चीज़ें मिल जाती हैं, उसको पैसा भी 3 माह के बाद आ जाता है, 6 माह के बाद आ जाता है। इसी तरह अगली कंपनी की जो नीड है वो भी पूरी हो जाती है। अब मैं अगर आपको ये बताऊं तो ये एक ऑटोमेटिक सोर्स ऑफ फाइनेंस है जो कि सबसे ज़्यादा किया जाने वाला है। ये जो सोर्स यूज़ किया जाता है ट्रेड क्रेडिट का, ये 25 to 50% तक जो है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ये ट्रेड क्रेडिट यूज़ किया जाता है कि उधार पे कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स
सेल आउट के लिए दे देती है, लेकिन वो किसको देती है, जो सप्लायर किन कंपनीज को अपने उधार पे प्रोडक्ट सेल के लिए देगा, जो क्रेडिट वर्दीनेस कंपनीज होंगी, जिसको पता होगा, जो वो उसको शो करवाएंगी कि मेरे फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, मेरे पास बैंक कितना है, पैसा कितना पड़ा है, हमारे एसेट्स कितने हैं, उनको वो अपनी प्रोडक्ट्स देती हैं ताकि उसका पैसा भी जो है वो ज़ाया ना हो। तो ऑटोमेटिक सोर्स ऑफ फाइनेंस है और ये क्रेडिट वर्दीनेस कंपनीज को ये ट्रेड क्रेडिट मिलता है और ये शॉर्ट टर्म नीड को फुलफिल करने के लिए, वर्किंग कैपिटल की, एक कंपनी के पास पैसा नहीं है, अब वो कहाँ से प्रोडक्ट्स ले तो उसको सेल आउट करे, तो वो क्या करती है, सप्लायर से उधार पैसा ले लेती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर कंपनी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है तो सप्लायर उसको उधार पे प्रोडक्ट्स अपनी नहीं देते हैं। तो इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। फिर अगर इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे, इजीली अवेलेबल है, ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, सप्लायर जो उधार पे काम कर रहे हैं और जो है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है वो टर्म कंप्लीट होने के बाद पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन अदर बेनिफिट्स, इसका दूसरा एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी इन अदर बेनिफिट्स का मतलब ये है कि ये जो दूसरे जो जब ये लोन देते हैं, ये जो उधार पे चीज़ें देते हैं, तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, कंपनी की चीज़ें भी बिकती हैं और जो दूसरी कंपनी जो रिसीव कर रहा है उसका भी जो ग्रोथ का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है, उसका जो है वो काम चलने लग पड़ता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इन अदर बेनिफिट्स भी इसमें मिलते थे। एडवांटेजेस की बात करें तो नो कैश डिस्काउंट, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी जब किसी ने पैसे पे करने होते हैं, इसके अंदर ये होता है कि आपकी जब टर्म कंप्लीट होगी तो आप पैसे पे करेंगे। अगर आप पहले पैसे पे करते हैं तो आपको कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर कंपनी चाहे, अगर जिसने उधार पे चीज़ें ली हैं उसके पास पैसा आ गया, वो 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद रिटर्न करना चाहे, बट नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि कोई कैश डिस्काउंट ही नहीं मिलता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको भी डिले करते हैं और एंड ऑफ द डे पेमेंट करते हैं जब वो उसकी टर्म कंप्लीट हो रही होती है, बल्कि उससे भी 1-2 दिन बाद ही पेमेंट करते हैं जाके। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो ट्रेड क्रेडिट जो है एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो कि वक्ती नीड पूरी करने के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड की नीड को पूरा करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, कंपनीज इसको यूज करती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे है एक्रूवल्स। एक्रूवल्स क्या होते हैं? अच्छा, एक्रूवल्स का मतलब यह है कि आपके जिम्मे कुछ वाजिबात हैं, लायबिलिटीज हैं जो आपने पे करनी है। ठीक है, कंपनी के जिम्मे हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग भी हम इसको कहते हैं। मैं इसको आगे जाकर एक्सप्लेन करता हूँ। वेजेस, सैलरीज, टैक्सेस पेबल, हमने वेजेस पे करने होते हैं किनको, अपने एम्प्लॉयज़ को, हमने टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने होते हैं, हमने सैलरीज पे करनी होती हैं। अब ये हमारे जिम्मे है कि हमने पे करने हैं, बट कंपनी सैलरीज, वेजेस जो है ये एंड ऑफ द मंथ पे कर रही होती है। तो जब वो एंड ऑफ द मंथ पे करती है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उसके पास पैसा सेव रहता है, वो फंड तो उसके पास जनरेट हो रहा होता है, तो वो पैसा सेव रहता है, वो डिले करके पेमेंट करने की कोशिश करती है ताकि वो जितनी देर उस फंड को यूटिलाइज कर सके, अपने वर्किंग कैपिटल की नीड को पूरा कर सके, वो करने की कोशिश करती है। टैक्सेस जो पे किए जाते हैं ये हम 3 मंथ्स के बाद, 1 ईयर के बाद पे करते हैं। तो और जब भी ये टैक्स कलेक्ट होता है उसके बाद हम जाके ये पे करते हैं, तो तब तक जो है फंड तो आपके पास रहता है, तो वर्किंग कैपिटल की नीड जो है वो टैक्सेस का जो पैसा होता है उससे हम पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये जो इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग है, इसका मतलब ये है कि इस पे कोई भी किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। मतलब कि हमें पे सैलरीज अगर लेट पे करते हैं वेजेस, तो इस पे कोई पेनल्टी नहीं है कि हमें पैसे पे करने पड़ेंगे ज़्यादा। बट इन केस टैक्सेस के केस के अंदर ऐसा है कि अगर हम डिले करेंगे तो हमें उस पर पेनल्टी भी चार्ज होना पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक्रूवल्स है, ये भी एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आप अपने वर्किंग कैपिटल की नीड को पूरा करने के लिए इस तरह से भी पैसे को कुछ टाइम पीरियड के लिए सेव अपने यूटिलाइज कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास थर्ड नंबर पे है डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम का मतलब ये है कि रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस पेमेंट जो आपको मिलती हैं उसको हम डेफर्ड पेमेंट भी कहते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पैसे आपने एडवांस में रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब एडवांस में रिसीव पैसे करते हैं तो ये जो कंपनी की लिक्विडिटी होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, लिक्विडिटी का लेवल इंक्रीज हो जाता है एडवांस पेमेंट रिसीव करने से। एडवांस पेमेंट क्यों मिलती है आपको? इसलिए मिलती है कि कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस है और जो वो प्रोडक्ट्स बनाती है उसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से लोग क्या करते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, तो वो कंपनी क्या करती है, एडवांस पेमेंट मांगती है, भाई एडवांस पे करो हमें। तो जब वो जो कस्टमर्स हैं वो एडवांस पे करते हैं तो आपके पास, कंपनी के पास वो पैसा आ जाता है।
वो पैसा जो है वो शॉर्ट टर्म सोर्स की ज़रूरत को या वर्किंग कैपिटल की नीड को जो है वो डेली जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए वो यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इज़ अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस के डेफर्ड पेमेंट के साथ भी हम जो है वो पैसा को इकट्ठा कर सकते हैं। फिर हमारे पास नंबर 4 है कमर्शियल बैंक। ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मनी मार्केट वाले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक शॉर्ट टर्म और अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। एक नोट होता है जो अनसिक्योर होता है, जो कि प्रॉमिस होता है कि फ्यूचर में पैसे पे किए जाएंगे आपको कुछ ना कुछ, और ये बेसिकली इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता। ये पार वैल्यू पे जो है वो आपको पैसे मिलते हैं और आप डिस्काउंट पे इसको खरीदते हैं, मतलब कम पे खरीदते हैं। जैसे कि 5 लाख का ये है तो 4,90,000 में आपको मिला है, 5 लाख रुपए इसकी प्राइस है। जब आप ये रिडीम होगा तो 5 लाख रुपए आपको मिलेगा बेसिकली। इसको क्रेडिट रेटिंग कंपनीज ही इशू करती हैं, हाई क्रेडिट रेटिंग कंपनीज को इशू करती हैं, और ये पहली दफ़ा जो है वो यूएसए के अंडर इंट्रोड्यूस करवाया गया था इसको। नॉर्मली टाइम पीरियड इसका ये होता है कि 15 to 65 डेज के लिए इसको इशू किया जा सकता है, बट और ये ज़्यादातर जो है वो 3 मंथ्स 91 डेज टू 184 डेज के लिए इशू किया जाता है। 3 to 6 मंथ्स के तक के लिए इसको नॉर्मली जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो इसको इशू करती हैं कंपनीज। ये अपने मैच्योरिटी टाइम पीरियड से पहले इसको रिडीम नहीं किया जा सकता, मतलब इसको बायबैक नहीं किया जा सकता जब तक इसका मैच्योरिटी टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता, उससे पहले इसको बायबैक नहीं किया जाता। तो ये कमर्शियल बैंक की कहानी है जो मैंने आपको सुना दी है कि कमर्शियल बैंक भी इज़ अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। छोटे टाइम पीरियड के लिए पैसा चाहिए, कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपना ये नोट इशू कर देती हैं और जो है वो पैसा को इंक्रीज कर लेती हैं। फिर हमारे पास है कस्टमर एडवांसेस। कस्टमर एडवांसेस, अब इस कस्टमर एडवांसेस का मतलब क्या है? ये 5th सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, सबसे सस्ता है, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सबसे सस्ता और जो है कॉमनली यूज किया जाने वाला सोर्स ऑफ फाइनेंस है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर अगेंस्ट ऑर्डर। होता ही है कि बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपने वो जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो कोई ऑर्डर मिलता है तो वो उन्होंने ऑर्डर डिलीवर करना होता है आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर, लेकिन वो एडवांस में पेमेंट ले लेती हैं, ठीक है, कस्टमर से एडवांस पकड़ लेती हैं। जैसे कि 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट मिला है तो वो उसमें से 2 लाख एडवांस पकड़ लिया, ठीक है। तो वो जो कस्टमर एडवांसेस होते हैं, जब तक वो प्रोडक्ट्स उन्होंने लेट बना के ऑफर करनी है, लेकिन वो जो कस्टमर एडवांसेस मिले होते हैं उससे अपने वर्किंग कैपिटल की नीड को ये फुलफिल कर रहे होते हैं, उसको डेली पे यूज कर रहे होते हैं अपने रूटीन मैटर्स को सॉल्व करने के लिए। तो कस्टमर एडवांसेस बेसिकली जो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसको इस तरह से हम पूरा करते हैं। फिर हमारे पास है पब्लिक डिपॉजिट। अब ये 6th सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारे पास। पब्लिक डिपॉजिट का क्या मतलब है? एक तो ये अनसिक्योर्ड डिपॉजिट होता है, ठीक है, इस पे जो डिपॉजिट करती हैं ये अनसिक्योर्ड होता है, ये पब्लिक को ऑफर किया जाता है, न्यूज़पेपर में इसको एडवर्टाइज किया जाता है कि भाई आए हमारे पास आए, डायरेक्टली कंपनी जो है वो डायरेक्टली इसको इशू करती है इस सोर्स को, ठीक है, और ये डायरेक्टली कंपनी इशू करती हैं। कंपनीज ऑफर हाई इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स, कंपनीज जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करती हैं बैंक से, तो लोग ज़्यादा इसकी तरफ आते हैं ताकि वो इसको इशू करती हैं कंपनीज, और जो है वो फंड रेज भी उनका हो जाता है, और वो इसलिए भी दे देते हैं, लोग लेते हैं क्योंकि ये बैंक से ज़्यादा लोन ऑफर कर रहे हो, तो क्रेडिट वर्दीनेस भी ये कंपनीज होती हैं वो इसको इशू कर रही होती हैं बेसिकली। लेकिन ये होता क्या है? अनसिक्योर्ड होता है, इसके बैक पे कोई भी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं होती, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है और डायरेक्टली इशू किया जाता है कंपनी को। तो ये भी एक सोर्स है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का कि अगर कंपनी को पैसा चाहिए वर्किंग कैपिटल की नीड को फुलफिल करने के लिए, वो पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक में चली जाती है, वहाँ से पैसा इंक्रीज कर लेती है अपनी सिक्योरिटीज़ को, या कोई भी एसेट कोई भी जो है वो इशू करती है, पेपर इशू करती है, तो वो जो है वो पैसा इंक्रीज कर लेती है, ठीक है। फिर हमारे पास है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। अब इस इंस्टॉलमेंट क्रेडिट का क्या मतलब? कंपनी को एक एसेट चाहिए, कंपनी एक एसेट खरीदना चाहती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, कंपनी अपने डेली रूटीन को कुछ उसको चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या करती है वो इंस्टॉलमेंट पे कंपनी जो है वो उसको खरीद लेती है। इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है कि हम जब एक एसेट आपकी पोजेशन में आ जाता है, एसेट आप मालिक बन जाते हैं, एसेट आपके पास आ जाता है, आप उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं, बट उसकी जो पेमेंट है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद करनी है, 6 मंथ के बाद या 1 ईयर के बाद इंस्टॉलमेंट की सूरत में पे करनी है, उस पर जो है फिर इंटरेस्ट लगता है,
ठीक है, उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और या फिर वो प्राइस में एडजस्ट कर दिया जाता है, या थोड़ा सा उस पर इंटरेस्ट जो है वो किया जाता है। तो ये बेसिकली इंस्टॉलमेंट क्रेडिट ये है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको जो है वो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ खरीद लेते हैं, एक किस्म का उधार या लोन पे चीज़ आप जो है वो खरीद लेते हैं, और आपको इसकी पेमेंट बाद में करनी होती है, कंपनी की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, वर्किंग कैपिटल और आपका बिजनेस भी चलता रहता है, और जो बाद में जो है वो पेमेंट भी उसकी प्रोडक्ट की जो है वो हो जाती है। तो इंस्टॉलमेंट के साथ भी हम जो है शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। हमारा अब लास्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो है बैंक क्रेडिट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब हम बैंक क्रेडिट को डिस्कस करते हैं, जो कि लास्ट टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये बैंक, जब हम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक हमें क्या ऑफर करवाता है? बैंक हमें कहता है कि डिफरेंट सोर्सेज हैं, लाइक के फॉर्म्स ऑफ बैंक क्रेडिट हैं। तो अब उनमें से कोई ना कोई एक चूज कर लेते हैं जो डिफरेंट है, जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो बैंक क्रेडिट क्या हुआ कि जब आप लोन लेने जाएंगे बैंक के पास और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन लेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए विद इन 1 ईयर के लिए, तो वो आपके पास क्या है? बैंक क्रेडिट आ जाता है। सबसे पहली टाइप है लोन। लोन होता है कि एक सर्टेन अमाउंट आप जो है वो उधार लेते हैं बैंक से, ठीक है। तो बैंक उसके अगेंस्ट आपसे एक सिक्योरिटी जो है वो कोई भी सिक्योरिटी प्लेज करवाता है, सिक्योरिटी अपने पास रखता है, उसके अगेंस्ट आपको जो है वो लोन देता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। अ सर्टेन अमाउंट एडवांस्ड बाय अ बैंक रीपेएबल एट स्पेसिफाइड पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपने वो जो अमाउंट ली है वो पे करनी है। बैंक आपसे उस पर क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। आपको उस पूरी अमाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन द होल अमाउंट। जैसे कि आपने 2 लाख की अमाउंट लिया तो पूरी 2 लाख पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद यूजुअली लोन आर ग्रांटेड अगेंस्ट सिक्योरिटी। कोई भी सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी, बैंक को प्लेज करवानी पड़ेगी, तो बैंक उसके अगेंस्ट आपको ये लोन देता है। फिर वर्किंग कैपिटल लोन्स आर ग्रांटेड फॉर 1 ईयर। ये सिर्फ 1 साल के लिए जो है वो लोन जो है वो आपको वर्किंग कैपिटल की नीड को फुलफिल करने के लिए दिया जाता है। इसको हम पहली टाइप है जो कि बैंक क्रेडिट की, वो है लोन। आप इस तरह से भी ले सकते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की, जो कि है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, देखिए आपको नेम भी बता रहा है कि ओवर, ठीक है, आपने कुछ ज्यादा अमाउंट विड्रॉ करवा लिया है, ओवर कर दिया अपना अकाउंट को, ओवरड्राफ्ट कर लिया आपने। आपके पास 6 लाख आपके अकाउंट में पड़े थे, आपने उसमें से जो है वो 6.5 लाख निकलवा लिए, ठीक है, और बैंक ने भी आपको निकाल दिए। तो ये क्या हुआ है? ओवरड्राफ्ट हो गया आपका अकाउंट। जितनी अमाउंट थी उससे ज्यादा आपने एक्सीड कर लिया। तो ये बेसिकली क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है बिटवीन बोरोवर एंड द बैंकर, ठीक है। बैंकर और बोरोवर के दरमियान एक एग्रीमेंट होगा कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट को बैंक से निकलवा सकते हैं एक स्पेसिफिक लिमिट तक। कीप इन माइंड दैट कि ये जो बैंक है ये आपको शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सिर्फ अलाउ करता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट की जो अमाउंट आपको अलाउ करेगा वो एक खास टाइम पीरियड के लिए, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अलाउ करता है, और वो इस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। कैसे चार्ज करता है? डेली करता है। जितनी अमाउंट आपने निकलवाई या जितना ओवरड्रान आपने किया उस पर डेली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और ये प्योरली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप जो है वो ओवरड्राफ्ट करते हैं। एक सर्टेन लिमिट तक आप एक अमाउंट निकलवा सकते हैं, और जितनी जल्दी आप वापस बैंक को पे करेंगे आप पे उतना ही इंटरेस्ट कम लगेगा। अगर थोड़ा डिले करते जाएंगे तो बैंक डेली बेसिस पे उस पर चार्जेस लगाता जाएगा, जो आपके अकाउंट से वो कटेंगे और आपको वो पे करने पड़ेंगे। ये बेसिकली ओवरड्राफ्ट की सहूलत इसलिए देता है बैंक कि आपको इमीडिएटली कैश की जरूरत पड़ गई है, तो आपने किसी को पेमेंट करनी थी, अब आपने 6.5 लाख पे करने हैं, आपके पास 6 लाख पड़े हैं, तो बैंक ये कहता है भाई तू कर दे, तू क्रेडिट वर्दीनेस कस्टमर है, तेरी डीलिंग चलती रहती है हमारे साथ, तू पेमेंट कर दे, हमें जो है तू बाद में कर दी, 2-4-10 दिन ठहर के हमें जो है वो पेमेंट कर दी। तो ये बेसिकली ओवरड्राफ्ट होता है। फिर हमारे पास है कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट भी है तो बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये लोन की तरह है। एग्रीमेंट होता है बिटवीन बोरोवर एंड द बैंकर टू विड्रा मनी अपॉन सर्टन लिमिट। एक खास लिमिट तक की अमाउंट को हम विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक के लिए। लिमिट जो होती है वो हमारी 1 साल होती है, 1 साल तक के लिए हम जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक इसके अगेंस्ट हमसे सिक्योरिटी लेता है, जब भी वो हमें कैश पे करता है तो वो हमसे एक सिक्योरिटी अपने पास रखवाता है, कोलैटरल सिक्योरिटी रखता है। बैंक हमसे सिक्योरिटी की डिमांड करता है कि भाई किसके अगेंस्ट आपको कैश क्रेडिट चाहिए। प्लस पॉइंट इसका कह लें वो ये है कि इंटरेस्ट चार्ज अपॉन विड्रॉ अमाउंट।
जितनी अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे आपको सिर्फ उतने पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एज कंपेयर टू लोन के पूरी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है। एज कंपेयर टू कैश हमारे पास सिर्फ उतनी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा जितनी आपने विड्रॉ की है। एक और प्लस पॉइंट इस कैश क्रेडिट का ये है कि आपने 1 साल के लिए लिया है, तो अगर आप ये चाहते हैं एक्सटेंशन भी हो सकती है, इसमें इसका ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाया जा सकता है, और अगर मजीद भी बढ़ाना पड़े तो 1 to 3 years to 5 years इसको किया जा सकता है, कंपनसेट करता है बैंक आपको। 1 साल के लिए तो 1 से 3 साल तक के लिए वो जो है इसको आपको ग्रांट कर देता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टाइप है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल या परचेजिंग ऑफ बिल। अब इसको बड़े गौर से सुनिएगा कि बैंक लेंड्स मनी विदाउट एनी सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी अपने पास रखे बिना बैंक जो है वो लेंड कर देता है, मनी उधार दे देता है मनी डिमांडर को। क्रेडिट अमाउंट विल बी लेस देन द बिल अमाउंट, अगर बिल जो है वो 1 लाख का है तो उससे कम पे आपको मिलता है, जैसे कि 90,000 रुपया आपको मिलेगा, बैंक आपको पे कर देगा। अब ये बिल ऑफ डिस्काउंट होता क्या है? ये एक से जो आपके पास प्रोडक्ट सेल करने वाला पर्सन है और एक परचेज करने वाला, बायर और सेलर की हम बात करें। जो सेलर है वो अपनी प्रोडक्ट्स सेल आउट करता है परचेजर को, और जो परचेजर है वो एक्सेप्टेंस देता है कि भाई एक वो साथ ही एक नोट बना के देता है, बिल ऑफ डिस्काउंट नोट इशू करता है। सेलर जो है, परचेजर जो है वो उस पर एग्रीमेंट साइन करता है, यस एक्सेप्ट करता है उसको। तो वो क्या करता है, जो सेल करने वाला है वो बैंक के पास वो अपना बिल ऑफ डिस्काउंट लेकर जाता है। बैंक क्या करता है, उसको पैसे दे देता है, कम पैसे देता है थोड़े से, और वो अपने पास रख लेता है। जब वो मैच्योर होगा तो उसका जो एक्सेप्टेंस है, जो आपका परचेजर है, वो उस बैंक को पैसे पे कर देगा। इन केस अगर वो फेल हो जाता है पे करने से, तो क्या नुकसान होगा कि वो जिस बंदा जो कस्टमर है बैंक का, जिसने वो लिया है उससे, जिसने वो डिस्काउंट करवाया था, उसको सारी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, और साथ जो भी एक्सपेंसेस हुए वो भी साथ उसको अब पे करने पड़ेंगे, अगर जो है ये डिसऑनर हो जाता है बिल ऑफ डिस्काउंट। तो अब मैं आपको एक इसकी एग्जांपल रियल लाइफ की बताता हूँ कि एक बिजनेसमैन है, वो जो बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है मिस्टर एक्स को, या मिस्टर एक्स को सेल करना चाह रहा है। अब वो जो बंदा है, जो बिजनेसमैन है, वो ये सेल तो कर रहा है प्रोडक्ट्स अपनी, ठीक है, और मिस्टर एक्स को ज़रूरत भी है, वो अपना कस्टमर जाने भी नहीं दे सकता बिजनेसमैन, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है मिस्टर एक्स के पास। तो वो क्या करेगा, चलिए ये बिजनेसमैन है, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। अब ये क्या किया है, इसने अपनी प्रोडक्ट इसको सेल करनी है। अब ये बिजनेसमैन ये कहता है कि चलो जी मैं अपनी प्रोडक्ट सेल कर देता हूँ, ये फौरन से जो है इसको सेल कर देता है, ये एक्सेप्टेंस देता है, ये एक्सेप्ट करता है, जी ठीक है मैं पैसे पे कर दूंगा, ठीक है। और लेकिन ये जो बंदा है बिजनेसमैन है, ये वेट नहीं कर सकता, ठीक है, ये कहता है कि मैं वेट नहीं कर सकता। तो ये क्या करता है, अपने पैसे किधर ले जाएगा, ये चला जाएगा बैंक के पास, बैंक के पास ये एक्सेप्टेंस लेके चला जाएगा, बैंक इसको पैसे लेंड कर देगा अपना अमाउंट कमीशन निकाल के, और जब वो टाइम पीरियड पूरा होगा, टेन्योर पूरा होगा, तो ये जो मिस्टर एक्स है ये बैंक को पैसे पे कर। अगर ये डिस्काउंट ये फेल हो जाता है पे करने में, तो फिर क्या होगा, मिस्टर इसको जो है वो बैंक को पे करने पड़ेंगे पैसे, और साथ चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली बिल ऑफ डिस्काउंटिंग की कहानी है सारी की सारी, ठीक है। अब इसकी आपको होप तो समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट भी एज सेम एज द बिल ऑफ डिस्काउंटिंग। बेसिकली होता क्या है कि लेटर ऑफ क्रेडिट भी उसी तरह से है कि सेल और परचेज जब प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं, बायर और सेलर जब प्रोडक्ट सेल एंड परचेज करते हैं, तो वो एक लेटर इशू करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट उसको हम कहते हैं। वो लेटर ऑफ क्रेडिट भी इसी तरह से होता है, उसको बैंक के पास लेके जाके क्रेडिट किया जा सकता है। इस लेटर ऑफ क्रेडिट में डिफरेंस ये है कि बैंक गारंटी देता है, ठीक है, बैंक गारंटी देता है कि भाई ये जो परचेज कर रहा है बंदा, ये अगर पैसे पे करने में फेल हो गया, सेलर को ये गारंटी देता है बैंक जो है वो, परचेजर का बैंक, कि अगर ये बंदा पैसे पे करने में फेल हो गया तो इसके बिहाफ पे हम पैसे पे करेंगे, ठीक है। तो वो अगर जो टाइम पीरियड होता है उसमें वो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी बाद में किया जा सकता है, कि अगर वो जो लगता हो कि पैसे डिफॉल्टर हो जाएंगे, तो वो जो बैंक है वो थोड़ी सी एक्सटेंशन भी मांगता है, और वो गारंटी देता है बैंक इसके बिहाफ पे। तो ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादातर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के लिए आप जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से जब सेल एंड परचेज करते हैं, तो लेटर ऑफ क्रेडिट को हम जो है वो बेसिकली यूज़ करते हैं एज लाइक दैट द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। तो ये थे आज के जो है वो सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो पार्ट 2 को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे डिपेंड करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।